अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ कि जहां जहां आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप तमाम लोग खैरियत से हैं, खुश हैं, अपनी सुबह का आगाज़ जनाब अच्छे से कर सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ एक छोटी सी बात से करूँगी, फिर सेगमेंट्स को अनाउंस किया जाएगा। जनाब, जो एहतराम है, किसी के साथ एहतराम से पेश आना, ये बहुत ज़रूरी है और हम में से उस शख्स का अखलाक सबसे बेहतर है जो दूसरों के जो हम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसका अखलाक हम में से सबसे बेहतर है। यूजुअली ये होता है कि जब रिस्पेक्ट का मामला आता है ना, तो हम लोगों का स्टेटस देख रहे होते हैं, हम लोगों का रहन सहन देख रहे होते हैं, बड़ी गाड़ी किसके पास है, अच्छी सोसाइटी में कौन रहता है, तो हम इज्जत ऐसे शख्स को ज्यादा दे रहे होते हैं जो माशरे में अच्छा कमा रहा होता है। पता नहीं क्यों हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुकी है। लेकिन जहां पर एहतराम की बात आती है तो दीन इस्लाम भी जो है वो एहतराम हमें करना सिखाता है और इंसानियत का मजहब है। तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई गार्ड हो सकता है, कोई ड्राइवर हो सकता है। मेरे ख्याल से हमें अपने बावर्ची के साथ, हमारे हेल्पर्स के साथ, इन तमाम लोगों के साथ भी एहतराम से पेश आना चाहिए। अगर कोई बड़ा है तो वो छोटे के साथ भी इज्जत और एहतराम का रिश्ता कायम कर सकता है, क्योंकि ये वैल्यूज हैं जो हम अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, वो अपने बड़ों से सीखते हैं और कल को वही बच्चे आपके साथ भी उसी तरीके से पेश आएंगे। तो इस पे कोई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई खर्चा नहीं आता, ये आपका इखलाक है और हम में से बेहतरीन शख्स वही है जिसके इखलाक बेहतरीन है। तो जनाब, जब हमारे पास कोई स्टूडियो में गेस्ट आता है तो हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि हम उनको भरपूर प्रोटोकॉल दें, उनकी बात को सब्र के साथ सुने, उनको एहतराम के साथ उनके साथ पेश आए, उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट कीजिए और ऐसा हम करते भी हैं, हमारी टीम भी ऐसा करती है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, आपका फीडबैक हमें मिलता है, आपका बहुत सारा प्यार हमें मिलता है, आपकी बहुत सारी मोहब्बत हमें मिलती है जिस पर हम आपके मशकूर हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जिनकी गुफ्तगू आपको शायद पसंद नहीं आती। लेकिन यहाँ पर मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी गेस्ट अपनी कोई बोल्ड ओपिनियन या स्टेटमेंट रखता है तो उससे हमारी चैनल की पॉलिसी या मेरी जाती राय हो सकता है वो बिल्कुल उससे मैच ना कर रही हो। वो गेस्ट की पर्सनल ओपिनियन होती है जिसको वो शेयर करने का हक भी रखते हैं। तो ऐसे में अगर आपको किसी शख्स की कोई बात पसंद नहीं आती है तो हम जनाब उसकी तरफ से जो है वो माजरत आपके साथ जनाब करते हैं। बहरहाल प्रोग्राम को हम जनाब आगे बढ़ाएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और आपको पता है कि जी करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल जो अपडेट्स होती हैं वो प्रोग्राम में हम आप तक पहुंचाते हैं। तो बड़ी एक खबर जो कि चर्चा में अभी आई है वो आपके साथ शेयर करें, यकीनन आपकी भी नजर से गुजर चुकी होगी। जो बड़ी तब्दीली की खबरें आ रही हैं और तब्दीली कोई एक बार नहीं आ रही, बार बार आ रही है। आप सबने भी देखा होगा। अगर तब्दीली का मुशाहिदा करना हो तो जनाब साईं उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आला पंजाब साहब हैं, उनके रविश को देखकर इस बात का खूब अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये आपको बताएं कि पिछले 3 साल के दौरान पंजाब में 7 IG साहिबान को तब्दील किया गया है। 7 IG तब्दील किए गए हैं ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स, विच इज अ बिग नंबर। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या वजह है, क्या कोई भी IG आके ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो इमरान खान साहब हैं और जो उनके पूरे जो मिनिस्टर्स हैं, जो उनके वुज़रा हैं, वो यही कहा जाता है कि जो शख्स डिलीवर नहीं कर पाएगा, जो शख्स अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, उसको तब्दील कर दिया जाएगा। तो अभी क्या होता है कि जनाब पूरी कोशिश हुकूमत की दिखाई दे रही है कि अगर कोई शख्स काम नहीं करता तो उसको तब्दील कर दिया जाए। लेकिन क्या कोई भी 3 सालों में इन 7 IG में से कोई भी डिलीवर नहीं कर पाया, कोई भी काम नहीं कर पाया? पीछे की कहानी क्या, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, हम आपको बता दें कि 3 साल में 5 चीफ सेक्रेटरीज और 7 IG साहिबान को तब्दील किया गया है। सबसे पहले सैयद कलीम इमाम की जगह मोहम्मद ताहिर ने जगह ली, फिर अमजद सलीमी, आरिफ नवाज खान, शोएब दस्तगीर और अब इनाम गनी साहब की जगह राव सरदार अली खान को IG पंजाब तैनात किया गया है। अब देखना यह कि जो इनकी ड्यूरेशन है वो जो है ये कितना टाइम यहां पर निकाल पाते हैं। तो जनाब आखिर किस्सा पूरा क्या है जानेंगे। हमारे न्यूज रिपोर्टर, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, अपना शो भी होस्ट करते हैं और जनाब हमाद असलम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हमाद, आप बताइएगा तब्दीली सरकार इतनी ज्यादा तब्दीलियां कर रही है, क्या वजह है? जी बिल्कुल, इस पर तो जो गवर्नमेंट लीडरशिप है, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए एक के बाद एक IG की तब्दीली अमल में लाई जा रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे नहीं चलती कि एक टाइम पीरियड और एक टाइम फ्रेम से पहले ही IG की तब्दीली कर दी जाए। इससे जो मामलात हैं वो कैफियत जो है वो अफरा तफरी की कैफियत पैदा हो चुकी है और कोई भी पुलिस ऑफिसर डिलीवर नहीं कर पा रहा। IG पंजाब की सतह पर पुलिसिंग, पुलिस रिफॉर्म,
और इस तरह की जो पॉलिसिंग होती हैं उनको तरतीब देना होता है, उस पर अमल दरामद करवाना होता है। लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान 8 बार आईजी की तब्दीली की गई है। ये 7 बार आईजी एक ही शक्ल में नजर आते हैं, लेकिन जो अफसरान हैं वो अपना काम भी करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन तब्दीली सरकार इनके काम से नाखुश दिखाई देती है। एक के बाद एक तब्दीली के बाद अनस्टेबिलिटी होने की वजह से कोई भी पुलिस ऑफिसर डिलीवर नहीं कर पा रहा, और ये डिलीवरी जो है वो आप देख लें कि सबका होता है कि फ्री रजिस्ट्रेशन की जाए, पुलिस रिफॉर्म्स में बेहतरी लाई जाए। हर आने वाला पुलिस ऑफिसर, हर आने वाला आईजी पंजाब अपना एम लेकर आता है, अपना वो जो अचीवमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी जो कोशिशें हैं उनको ज़ाया कर दिया जाता है तब्दीली सरकार की तरफ से। अगर टाइम फ्रेम देख लिया जाए, कोई भी आईजी 6 से 8 माह से ज़्यादा नहीं रहा, और ये ही वजह है कि आईजी सही तरह डिलीवर नहीं कर पा रहे, और इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलेगी। इनको फौरी तौर पर एक ऐसा लाएअमल तैयार करना होगा कि इनको टाइम दिया जाए, क्योंकि आईजी जितनी बार तब्दील हो गए हैं, जितनी जल्दी तब्दील हो गए हैं, इतनी जल्दी तो एक एसएचओ तब्दील नहीं होता। और ये अनसर्टनिटी पाए जाने की वजह से पुलिस अफसरान काफी दबाव में भी नजर आते हैं, और तब्दीली सरकार के तरफ से जो ये बार बार इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं आईजी पंजाब की तब्दीली के, इसकी वजह से नीचे एक कांस्टेबल तक असर पड़ता है, क्योंकि उसको भी नहीं पता, और जो नया आने वाला आईजी होता है अपने नए एसओपीज के साथ आता है। इसको टाइम देना चाहिए, और इसके टाइम पीरियड अच्छा होगा तो फिर डिलीवर भी होगा, और जो गवर्नमेंट चाहती है उसके मुताबिक वो काम करने के हवाले से पाबंद भी होंगे, और उनका जो ऑडिट है वो भी किया जा सकता है। लेकिन जब तक आप 4 माह 5 माह 6 माह देंगे तो वो सही तरह डिलीवर नहीं करेगा, और आप उसको फिर फारिग कर देंगे। एक बार खुद को नजर दुराएं और खुद की तब्दीलियां अमल में लाएं तो यकीनन ये हालात भी बेहतर हो जाएंगे, महकमा पुलिस भी बेहतर हो जाएगा, और जो ब्यूरोक्रेसी से भी ये खुश नहीं दिखाई देते, पुलिस से भी खुश नहीं दिखाई देते, तो इनको अपने अंदर तब्दीलियां लाना बाकी है। और जब तक तब्दीली अपने अंदर नहीं लाएंगे तो दूसरों को तब्दील करते रहेंगे, और ये बार बार प्रैक्टिस अगर शुरू हो जाएगी तो फिर हर आने वाला सही तरह आईजी काम नहीं कर पाता, और उसके नीचे एक ऑफिसर नहीं होता, उसके नीचे पूरा पंजाब पुलिस का जो स्टाफ है वो काम कर रहा होता है। और जब आईजी पंजाब को टाइम नहीं दिया जाएगा तो फिर जो तब्दीली है वो ठीक है। हमाद आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जो ये गुज़श्ता जो हमने नाम भी शेयर किए हैं, गुज़श्ता 3 सालों में जो 5 चीफ सेक्रेटरीज और 7 आईजी साहिबान तब्दील हुए, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी हम जरा बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जनाब अली गौहर बलोच साहब मौजूद है, जिनका ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत खुशामदीद कहते हैं आपको न्यू पाकिस्तान में। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आईजी पंजाब कुर्सी पर ठीक से बैठ नहीं पाए होते, अपनी कमर नहीं ठीक कर पाए होते, फाइल हाथ में होती है और उनकी तब्दीली हो जाती है। ये जो इस तरह के फैसले इतने जल्दी लिए जा रहे हैं, इनको आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सुबह बखैर। बिल्कुल जिस तरह से अभी आपके नुमाइंदे बता रहे थे और गुफ्तगू हो रही थी, बिल्कुल पाकिस्तान पूरे के हालात यही हैं। असल तो मसला ये है कि ये एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है, और जाहिर है जब गैर नुमाइंदा हुकूमत होगी तो वो लोग इक़्तिदार पर बर्जमान हो जाते हैं कि जो उसके असल हकदार नहीं होते और जो डिजर्व भी नहीं करते। आप देख लें कि इस वक्त जो पूरे पंजाब में तब्दीलियां हो रही हैं और पाकिस्तान में हो रही हैं, तो बेशुमार मतलब है कि आईजीज जो हैं वो तब्दील किए जा चुके हैं। इसी तरह से आप इनके पंजाब में देखें कि जो इनके अपने वुज़रा हैं, मतलब है जो कुछ जो अतलात और नशरियात का मनसब है उस पर देख ले कि कितने वुज़रा इन्होंने तब्दील किए। फिर इनके दीगर महकमों के सेक्रेटरी देखें, आप ये देखें कि चीफ सेक्रेटरी भी शायद 5वें या 6ठे हैं जो इस वक्त पंजाब में काम कर रहे हैं। अगर वफाक में चले जाएं तो मेरा ख्याल है कि 7वें के 8वें FPR के चेयरमैन आ चुके हैं, 4-5 जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी बदले जा चुके हैं। लाहौर में आ जाए तो आपको कमिश्नर और DCO देख ले तो वो भी 6-7 पे फिगर पहुंच चुका है, हालांकि इनको अरसा 3 साल का हुआ है। तो असल चीज तो ये है कि जो हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, जिस हुकूमत में नित नए करप्शन के स्कैंडल्स आ रहे हैं, जिस हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही, डॉलर जो है वो रोज बरोज 170 रुपए तक पहुंच गया है। रोजमर्रा की अशिया जिसमें आप देख ले
चीनी है, दालें हैं, आटा है, बिजली के बिल आप देख लें, गैस देख लें, हत्ता कि हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि मतलब है कि लोग बेचारे जो है जो मतलब है कि कम सैलरी ले रहे हैं, जो 20-25 हजार वाले, उनका भी बजट बिल्कुल मतलब है कि वो अगर अपने बिल, यूटिलिटी बिल भी अगर अदा करना चाहें तो वो भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में सबसे बेहतर तो ये है कि इस गैर नुमाइंदा हुकूमत को घर चले जाना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ सियासी इंतशार का शिकार है, उससे कहीं ज्यादा जो है मुआशी ज़बूहाली का भी शिकार है। और अगर हम पाकिस्तान की सियासत में इसी तरह से सिलेक्टेड लोगों को लाते रहेंगे, ये तजर्बात करते रहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये मामला ठीक नहीं होंगे। बलोच साहब, लेकिन जो अभी आईजी तब्दील होने का मामला है, मैं खासकर इसके ऊपर आपसे बात करना चाह रही हूँ, कमेंट लेना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी ठीक से काम नहीं कर रही है, या फिर हुकूमत और जो ब्यूरोक्रेसी उनके ताल्लुकात आपको इस वक्त लगता है कि ठीक नहीं लग रहे हैं और एक पेज पर नहीं है? देखिए, इस वक्त सूरत ये है कि ये जो गवर्नमेंट है, चाहे आप पंजाब की भी हो या मरकज की भी हो, इसमें मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग हैं। ये किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं है जिस तरह से कि बज़ाहिर बयान किया जाता है। ये वो लोग हैं जो किसी भी मतलब है कि बनाई हुई हुकूमत जो होती है, जो किसी भी सिलेक्टेड गवर्नमेंट का हिस्सा, बेशुमार वो लोग हैं जो काफ लीग से हैं, कुछ लोग आपको नजर आएंगे पीपल्स पार्टी से इसमें आए हुए हैं, कुछ लोग परवेज मुशर्रफ की टीम के आपको काफी लोग नजर आते हैं। तो ये लोग अपने आप को आवाम के सामने और जवाबदेह नहीं समझते। यही वजह है कि आज आपको मतलब है कि ये चीज नजर आती है कि कभी आईजी बदल दिया जाता है, कभी चीफ सेक्रेटरी बदल दिया जाता है, कभी वज़रा को के जो है पोर्टफोलियो तब्दील कर दिए जाते हैं। असल चीज ये है कि इनकी आप ये देखें कि फिर इनके चीफ मिनिस्टर जो हैं उनको फिर तब्दील, अगर तो सिर्फ यही मतलब है कि अगर मामलात इंतजामिया के जरिए नहीं चल पा रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर तो सरबराह है, सबसे पहले तो फिर इनको चाहिए था तब्दील करते। उससे बड़े सरबराह इमरान न्याजी साहब खुद हैं, फिर उनको तब्दील करना चाहिए था। पुलिस के हवाले से आप बात कर रहे हैं, इस वक्त अगर आप ग्रास रूट लेवल पर देखें तो इस वक्त चोरियां और डकैतियों की वारदातें इस कदर बढ़ गई हैं, यकीन करें कि पुलिस FIR तक चार्ज नहीं करती और केस प्रॉपर तरीके के साथ रिपोर्ट भी नहीं हो पाते। शाम और दिन दहाड़े आप किसी सिटी या किसी रूरल पुलिस स्टेशन की हदूद में अगर आप क्राइम रेट चेक करें तो मतलब है कि ये जो मोटरसाइकिल के ऊपर, मोटर बाइक्स के ऊपर डकैतियों की वारदात, लोगों को रास्ते में जाते रोक लेना, उनसे मोटरसाइकिल छीन लेना, नकदी छीन लेना, मोबाइल छीन लेना, घरों में डाके डालना, हत्ता कि कत्लो गारत के वाकयात भी आ रहे हैं। और अच्छा, बलोच साहब, मुझे बताइएगा, वैसे मुस्लिम लीग नून के दौर में भी 3 चीफ सेक्रेटरीज और 4 IG पंजाब तब्दील किए गए थे, तो ये पंजाब में ही इतनी तब्दीलियां क्यों होती हैं? क्या यहाँ पर जाती पसंद और नापसंद की सीट है, या ये पसंद का मामला है यहाँ पर? नहीं, नून लीग का अगर आप कंपैरिजन करें तो आप देखें कि आपने बताया है कि 4 IGs बदले, उनमें से कुछ तो ये होता है कि कोई हो गया, प्रमोशन हो गए, या किसी रिटायर्ड हो गया, किसी वजह से भी चेंज हो जाते हैं। दूसरा ये है कि उस वक्त क्राइम रेट बड़ा कम था और 5 साल में अगर आपके पास फिगर 4 का है तो अभी तो 3 साल में 7 तब्दील हो चुके हैं। और मैंने जो आपको FDR के चेयरमैन, फाइनेंस सेक्रेटरी फेडरल, फाइनेंस सेक्रेटरी सूबाई, चीफ सेक्रेटरी का बताया है, तो ये तो इतनी जल्दी तो देख ले कि मैंने तो देखा है कि कोई टीवी एंकर जो है वो अपने सूट और कोट तब्दील और पजामे तब्दील नहीं करता जितनी देर में, जितनी जल्दी ये IGs और चीफ सेक्रेटरीज को ट्रांसफर कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं। तो मतलब है कि पूरी हुकूमत जो है वो एक मजाक बन के रह गई है। और पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि ये के साथ ये जो खिलवाड़ किया गया है, ये पाकिस्तान इसको अफोर्ड नहीं करता किसी कीमत पर। और अगर आज भी होश के नाखुन ना लिए गए तो हम पाकिस्तान को फिर मुआशी और सियासी तबाही के दहाने की तरफ खुदा न खास्ता लेकर जा रहे हैं। और इनके जिम्मेदारान को सोचना चाहिए कि हम किस रविश के ऊपर चल रहे हैं और नजरसानी करनी चाहिए अपने इस रवैये के ऊपर। अच्छा, सर आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हमारे न्यूज रिपोर्टर भी इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है। हमारे क्या अपडेट्स आ रही है कि पहले जो है वो खबर आई कि वज़ीर आला पंजाब ने फेडरल हुकूमत के मशवरे के बगैर IG साहब को तब्दील कर दिया, और फिर बाद में खबर आई कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अहकामात पर ये तब्दीली की मंजूरी दी गई है। असल में खबर है क्या?
जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की तब्दीली के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से ये फैसला किया गया था और तकरीबन 20 दिन पहले जब वो लाहौर आए थे तो उन्होंने आईजी पंजाब की तब्दीली का फैसला कर लिया था और फौरी तौर पर तब्दीली का नोटिफिकेशन भी जारी करने के हवाले से हदायत दे दी गई थी। लेकिन चीफ मिनिस्टर जो उस्मान बुज़दार हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी और पुलिस डिपार्टमेंट में पहले ही उनकी नहीं सुनी जा रही, उनके काम नहीं होते और कोई भी ब्यूरोक्रेट उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि ये नोटिफिकेशन आप अभी डिले कर दें और अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर ये आप फैसला थोड़ा सा देर से करेंगे तो मैं खुद आपके हुक्म की तामील बजा लाऊंगा। और जो चीफ मिनिस्टर की उस दरखास्त को मानते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस फैसले को देर करते हुए फिर जो फैसला था वो वज़ीर आला पंजाब के हाथों छोड़ दिया और फिर उसके बाद ये मशावरत की गई और एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली है। राव सरदार अली खान प्रोफेशनल आदमी प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं और इससे पहले भी जो पुलिस आईजी आए हैं वो भी प्रोफेशनल थे, लेकिन प्रोफेशनलिज्म यहाँ पर काम नहीं करती जब तब्दीली सरकार मुकम्मल तौर पर उनको काम करने का वक्त ना दे। और ये वक्त ना देने की वजह से जो पुलिस मामलात है वो मजीद बिगड़ते चले जा रहे हैं। और हमें राव सरदार अली खान के हवाले से भी पता चला है कि वो बड़े प्रिंसिपल्ड आदमी हैं, असूल पसंद आदमी हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनको असूल पसंद बंदा चाहिए ही नहीं है। और ये हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, चूंकि सेगमेंट को क्लोज करना है, प्रोग्राम में आगे बढ़ना है। अली गौहर बलोच साहब से भी जो है वो लास्ट कमेंट ले लेते हैं। सर, आपको क्या लगता है हुकूमत को क्या करना चाहिए? अगर इसी तरीके से इतनी जल्दी से रैपिडली तब्दीलियां होती रही तो किस तरह से काम होगा पंजाब में और एक डिस्टर्बेंस रहेगी, पुलिस पर भी जो है वो एक प्रेशर जो है वो रहेगा। क्या आप पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को इस वक्त? देखिए, मोस्टली तो जो सीनियर ऑफिसर हैं, जब आप आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज का जिक्र करते हैं, जब वो देखे ना इंतजामी सरबराह, मैंने आपको बताया कि वो चीफ मिनिस्टर होता है सूबे में, मरकज में प्राइम मिनिस्टर होता है। तो जब तक काम लेने वाले को यही नहीं पता कि उसकी अपनी जिम्मेदारी क्या है और इंतजामिया से किस तरह से काम लेना है, किस तरह से उनकी मॉनिटरिंग करनी है, मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा जिस वक्त एक वो शेख उमर साहब को सीसीपीओ लाहौर लगाया गया और फिर जिस तरह से वो मोटरवे पर एक खातून के साथ ज्यादती वाला मामला हुआ और उसके बाद जिस तरह की जुबान उस सीसीपीओ ने इस्तेमाल की और उस वक्त के आपके ये वफाकी वजीर है शहजाद अकबर साहब जो नैब गर्दी करते हैं पूरे मुल्क में, आपने देखा कि वो उनके साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जिसको पूरी सिविल सोसाइटी और पूरी पाकिस्तानी कौम ने क्रिटिसाइज किया। और प्राइम मिनिस्टर का बड़ा मजाका से जवाब आया कि उन्होंने अपने किसी प्लॉट के कब्जे छुड़वाने थे जिसके लिए उमर शेख को उन्होंने लगाया था। जब मुल्क के वजीर आजम और वजीर आला की सोच ये हो कि उन्होंने अपनी जायदादों और प्लॉटों के कब्जे छुड़ाने के लिए अफसरान को लगाना है, आईजीज को लगाना है, डीसीज और कमिश्नर को विक्टिमाइजेशन के लिए लगाना है, तो फिर आप उनसे क्या नतायज की तवक्को करते हैं? फिर आप वो क्या डिलीवर कर पाएंगे? नालायक हुकूमत जो होती है वो हमेशा नाअहल लोगों को लगाती है, लेकिन मैं मतलब हर ऑफिसर नालायक नहीं है। हो सकता है राव साहब अच्छे बंदे हों जिस तरह से आपके रिपोर्टर, लेकिन राव साहब ने हिदायत तो चीफ मिनिस्टर से लेनी है। ठीक सर, थैंक यू सो मच अली गौहर बलोच साहब, आपने वक्त निकाला हमारी आज की ट्रांसमिशन के लिए। और हमाद असलम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें सारी ऑब्वियसली इन होने वाली गुज़श्ता अरसे में जो तब्दीलियां हुई हैं उससे मुतल्लिक आप हमें अपडेट कर दीजिए जनाब। इसके साथ ही प्रोग्राम में न्यू पाकिस्तान में बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो नूर मुकद्दम केस जो कि इस वक्त पाकिस्तान का एक हाई प्रोफाइल केस है, उसमें क्या अहम पेशरफ्त होने जा रही है या अब तक हुई है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। जनाब, आपको खुशामदीद कहते हैं। और तब्दीली की ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, तो तब्दीली जनाब सिर्फ एक जगह पर नहीं है, बल्कि लग रहा है कि अब हर सेक्टर में पाकिस्तान के लगता है कि तब्दीली आने वाली है या आ रही है। सो लेट्स सी कि क्या जनाब होता है। लेकिन एक तब्दीली से मुतल्लिक मजीद खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे, और वो खबर ये है जो विफाक से खबर आ रही है, और खबर बज़ाहिर तो अच्छी लग रही है, आई एम श्योर आपको भी अच्छी लगेगी। खबर ये है कि विफाकी सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा का अब जनाब जो है वो ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, और खवातीन
और मर्दों दोनों पर इंप्लीमेंटेशन होगी। खवातीन असातिज़ा जो जनाब हैं वो टाइट्स और जीन्स नहीं पहन सकेंगी, पाबंदी आयद होगी, जबकि जो मर्द असातिज़ा हैं वो जनाब जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी रखते हैं। और सर्दियों में जो मर्द हजरात हैं वो चादर भी नहीं ओढ़कर अब उसका भी लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। जनाब इसी के ऊपर बात करेंगे, जो ये तब्दीली आई है। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया अदनान साहिबा, डायरेक्टर एकेडमिक्स, उनको खुशामदीद कहते हैं। मैम बताइएगा कि वैसे तो ये कुछ हमने शेयर कर दिया अपने ऑडियंस के साथ कि कौन सी बड़ी तब्दीली आई है, बाकी भी कुछ अहकामात जारी किए गए हैं, इसके अलावा वो आप बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम मदिया, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी हियर टू आंसर दिस क्वेरी। ये जो गाइडलाइंस हमने इशू की है, बेसिकली इसका मकसद जो है वो ये है कि अपने जो हमारे तालीमी इदारे हैं वफाक के अंदर, जो हमारे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर 424 स्कूल एंड कॉलेजेस हैं, वहाँ पे एक थोड़ा सा जो ड्रेस कोड है उसको हम फॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जा सके। थोड़ा सा लोगों को याद दहानी कराने की जरूरत थी कि आपका जो वर्क प्लेस है, आपका जो क्लासरूम है, आपका जो स्कूल कॉलेज के प्रेमिसेस हैं, वो एक फॉर्मल वर्क प्लेस कंसिडर होती है और वहाँ पे आपको जो अपने ड्रेसिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़े फॉर्मल ड्रेस के अंदर आना चाहिए। आपने जो जिक्र किया जीन्स का, टाइट्स का, टी शर्ट का, इनके पहनने पे हमने इसको डिस्करेज सिर्फ इसलिए किया है कि ये एक कैजुअल ड्रेस कोड है, आपको पसंद है आप जरूर पहने, जहां आप मतलब अपने घर में, आप बाहर अपनी सोशल गैदरिंग में जरूर पहने। लेकिन जो आपकी ऑफिस सेटिंग है, आपका क्लासरूम, आपका स्कूल भी बेसिकली आपकी ऑफिस सेटिंग होती है, तो ऑफिस सेटिंग के अंदर जो है आप अपना कैजुअल ड्रेस जो है उसको आप डिस्करेज हमने किया है और हमने उनको ये रिकमेंड किया है कि वो फॉर्मल ड्रेस के अंदर आए। किसी तरह जैसे मतलब पूरी उनको एक गाइडलाइन हमने दिया है कि किस तरह उन्हें अपनी पर्सनल हाइजीन को इंश्योर करना है, अपने फिजिकल अपीयरेंस को उन्होंने जरा डिसेंट, ग्रेसफुल और प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आना है। क्योंकि देखिए एज एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारा जो प्रोरोगेटिव है वो सिर्फ बच्चों को तालीम देना ही नहीं बल्कि उनकी तरबियत करना भी है। तो जब जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हजरात हैं, वो बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं, तो जब वो एक अच्छी प्रेजेंटेबल फॉर्म में आएंगे तो इवेंचुअली बच्चे को भी ये समझ में आएगी कि जब मैंने बड़ा होना है, जब मैंने अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में जाना है, अपनी वर्क प्लेस पे जाने, तो कुछ एनवायरनमेंट आपको लगता है कि इफेक्ट हो रहा था इससे पहले, और क्या कुछ शिकायत क्या इस हवाले से जो है वो मौसूल हो रही थी, जो इतना सडन ये फैसला किया गया, क्या जो मर्द खवातीन साथ क्या उनकी ड्रेसिंग ठीक नहीं थी, दुरुस्त नहीं थी, और किस तरह से इफेक्ट कर रही थी एनवायरनमेंट को जो ये फैसला लिया गया है? इसमें असल में ऐसा ही है कि कुछ ऑब्जर्वेशन जैसे की थी कि बाज़ वक़्त ऐसा था कि मतलब जनरली आप देख लें कि नॉट ओनली इन सिर्फ तालीमी इदारों में नहीं बल्कि जनरली बाज़ वक़्त ये देखा जाता है कि हम लोग जो है वो थोड़ी सी तवज्जो जो है वो कम देते हैं और हम थोड़े से कैजुअल जो हमारा एक अमूमी जो हमारा घरेलू सहूलिया होता है, हम उसके साथ ही ऑफिस में आ जाते हैं, तो वो एक ऑफिस डेकोरम की जो इन्वायरमेंट है उस पर डेफिनेटली वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। और अगर आप उठा के देखें तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो रिसर्चेस भी इसके ऊपर मौजूद हैं, आप सर्च कर लें, आप डिफरेंट स्कॉलर जो सर्च इंजन से जाके आप सर्च करें, तो जो आपकी लर्निंग और आपकी जो ऑफिशियल इन्वायरमेंट होती है वहाँ पे आपका ड्रेस कोड जो है वो एक बड़ी कलीदी हैसियत रखता है। तो यकीनन कहीं कुछ ऑब्जर्वेशन थी और ये एक अनस्पोकन नॉर्म्स तो ऑलरेडी अपनी जगह पे प्लेस पे एक मतलब सब लोगों को ये पता होता है और हम ये जानते हैं कि देखिए जब जॉब इंटरव्यू पे जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमने किस तरह ड्रेसअप होके जाना है, तो एग्जैक्टली वो नॉर्म्स हमें ऑलरेडी पता होते हैं। सिर्फ उसको रिफ्रेश करने के लिए, लोगों की याद दहानी कराने के लिए हमें ये रिकमेंडेड गाइडलाइंस का लेटर जो है वो इशू करना पड़ा। अच्छा मैम, ये भी बताएगा कि ये अभी सिर्फ वफाकी तालीमी इदारों तक ये जो ड्रेस कोड लागू किया है महदूद रहेगा, या इसके बाद आपको लगता है मुल्क के बाकी हिस्सों में भी ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, या फिर सिर्फ अभी ये तजुर्बाती बुनियादों पर किया जा रहा है? देखिए वफाकी निज़ामत तालीमात का जो दायराकार है वो बेसिकली जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंत की हदूद में वाक़ रहते हैं वफाकी हमारे तालीमी इदारे हैं उन तक ही है, और ये हमने अपने ऑफिस प्लेसेस और अपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए। बाकी अगर सूबाई अथॉरिटीज या बाकी एरियाज की अथॉरिटी जो है वो अपने अपने फैसले करने में खुद मुख्तार है, वो करना चाहें तो कर सकते हैं, दैट इज प्योरली अप टू ऑन देयर चॉइसेस। उस पर ज़ाहिर हम कोई कॉमेंट नहीं कर सकते, ना हम कोई करने का इख्तियार रखते हैं। अच्छा सादिया जी भी बताएगा कि असातिज़ा की ज़ाहिरी हालत जो है वो दुरुस्त की जा रही है, उस पर बेहतर बनाने पर उस पर गौर व फिक्र किया जा रहा है, मगर इस वक्त बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर असामियां भी खाली हैं, और इसके अलावा जो स्कूल्स की जो हालत ज़ार है क्या उसको भी बेहतर करने के हवाले से जो है वो आइंदा कोई फैसला किया जाएगा? जी बिल्कुल ऐसा है, बल्कि हमारा जो ये वाला हमारा फाइनेंशियल ईयर है इसके अंदर हमारा वफाक के तालीमी इदारों के लिए एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो भी अप्रूव हुआ है, जिसके अंदर इदारों की जो आपने कहा कि हालत ज़ार है, जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस है
उसको बेहतर करने के लिए नर्सिंग फैसिलिटीज को कंप्लीट करने के लिए एक बहुत बड़ा बिलियंस का प्रोजेक्ट है जो फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया और इस साल उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। इलावा भी जो आपने कहा सामिया खाली हैं, वो शायद आपके इल्म में ऑलरेडी है कि बहुत सारे हमारे जो है केसेस जो हैं वो मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, जिनकी वजह से हम नई भर्तियां नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और बल्कि हाल ही में वफाकी निज़ामत तालीमात ने तकरीबन 350 के करीब जो है वो सामिया को इश्तहार भी अखबार में दिया हुआ है और आजकल उसकी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन जो है लोग रजिस्टर करवा रहे हैं। तो जो शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए जो गजटेड असामियां हैं उसके लिए जो हमारी डिमांड है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी भेजी जा चुकी है। तो जैसे ही हमारे कुछ जो हमारे केसेस हैं जो अदालत में उनका फैसला हो रहा है तो हमारी भर्तियां जो है वो इंशाल्लाह फौरन से मतलब बगैर किसी इल्तबा के जो है शुरू हो जाएंगी। जो जिन केसेस के ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं थी उनके भर्तियों का जो सिलसिला है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है। तो ये जो शॉर्टेज है और फिर उसके बाद शॉर्टेज के बाद उनको इंडक्शन और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, तो ये सारे ऐसे वो फैक्टर्स हैं जो हमारी नजर में है और उसके पर हम काम भी कर रहे हैं। ये बहुत छोटा साहिबा डायरेक्टर एकेडमिक्स हमारे साथ मौजूद थी, शामिल गुफ्तगू थी। साथ साथ हम ये भी बताएंगे जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें जो पर्दा करने वाली खवातीन है उनको साफ सुथरा स्कार्फ और हिजाब पहनने की इजाजत होगी और वफाकी निज़ाम तालीम के मुताबिक खवातीन साजा सैंडल्स और स्नीकर्स पहन सकती हैं, जबकि स्लीपर्स पहनकर आने की इजाजत नहीं होगी। मर्द असातिज़ा को सर्दियों में गर्म चादर पहनने की इजाजत नहीं होगी। ये जनाब मजीद अहकामात हैं और इसके साथ ही प्रोग्राम में हम बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो नूर मुकद्दम केस के हवाले से अहम जो इंकशाफात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वक्फा ले रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग जनाब। अच्छा जी, आज हम बात करें कि हमारी जो शख्सियत होती है उसमें बड़ी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरों को मुतासर कर रही होती है, जो हमारी खूबसूरती में इजाफा कर रही होती है। और आपकी जब आपकी किसी शख्स से मुलाकात होती है तो सबसे पहले कोई शख्स आपकी जो ज़ाहिरी शख्सियत होता है उससे देख कर वो मुतासर होता है। और जब ऐसे में मोटे मोटे बड़े बड़े चश्मे लगे होंगे आपके चेहरे पर तो आई एम श्योर कि आपका भी कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा जो है वो शेक होगा। तो आज हम खासकर हमारे प्रोग्राम के इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं कि ऐनक से जिन अफराद की नजर कमजोर है वो लोग ऐनक से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। एंड द एक्सपर्ट इज जनाब हियर, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली ज़ैन साहब और उनसे हम जानेंगे कि सर ऐनक से निजात मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू नबीहा। देखिए ये जो ग्लासेस है कोई भी चीज़ जो नेचुरल नहीं है तो दैट विल डेफिनेटली हैम्पर योर कॉस्मेसिस। ठीक है जी, आपकी बज़ाहिरी शक्ल को खूबसूरत या तब्दील करने में आपकी ऐनक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको इस बात का रीअश्योर करना चाहता हूँ, हर किस्म की ऐनक उतारी जा सकती है। किसी भी एज ग्रुप की? यस, किसी भी एज ग्रुप जो की। एज ग्रुप है वो कैच है। तमाम बच्चियां जो 17 साल से 18 साल से ऑनवर्ड 50 साल तक, 40 साल तक, 35 साल तक, 35 साल 32, 35 इट्स अ सेफ एज जिसमें एक खास प्रोसीजर के साथ हमेशा हमेशा के लिए उनकी ऐनक उतारी जा सकती है। और कोई भी नंबर हो, आधे नंबर से लेकर पब्लिक मैसेज है कि कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी तो 22 नंबर की ऐनक है, 21 नंबर की ऐनक है, 16 नंबर की ऐनक है। लोग सोच भी नहीं सकते कि ये सोच भी नहीं सकते कि ऐनक, वो भी एक खास किस्म के प्रोसीजर के साथ, एक खास किस्म की टेक्निक जिसमें उसकी आंख को किसी किस्म का 1% भी रिस्क फैक्टर में डाले बगैर उसकी ऐनक हम उतार सकते हैं। नो सेफ जो काम जिसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप प्रोसीजर की बात करें, उस मेथड की बात करें, व्हाट इज दैट? यस मैडम, देखिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जी किस तरीके के साथ ऐनक उतारी जा सकती है। ऐनक उतारने के उमूमी आंख जो देखती है वो जो आपको सामने कॉर्निया नजर आ रहा है ब्लैक, यहाँ से उसने रोशनी को डाइवर्ट करना है रेटिना के ऊपर यानी कि पर्दे के ऊपर। जिस तरह आप देखें कि आप लेंस के साथ फोकस करते हैं तो एक चीज फोकस हो जाती है। ये जब पैदाइशी तौर पर अगर किसी इंसान को ऐनक लगी होगी तो वो चीज़ उसके पर्दे पे फोकस नहीं हो रही होती। रोशनी आएगी, इमेज बनाएगी, बट वो इमेज क्लियर नहीं होगा। इसके वो हम ठीक करने के लिए आगे शीशा लगा देंगे, ऐनक लगा देंगे। अब हमने अगर इस ऐनक को हटाना है तो आंख की बाहर वाली सरफेस जिसे कॉर्निया कहते हैं उस पर वर्क करना होगा। कॉर्निया पे वर्क करने के लिए दो किस्म के इस वक्त बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसीजर है। एक प्रोसीजर जिसको हम PRK कहते हैं, PRK, और दूसरा प्रोसीजर जो है वो लेसिक है। लेसिक के अंदर एक और
एडवांसमेंट है जिसे कहते हैं हम फेम्टोलेसिक, ठीक है, जो सबसे एडवांस है। और मजीद इसमें आगे एक फेम्टोस्माइल प्रोसीजर भी है, लेकिन ये प्रोसीजर वो हैं जिसके अंदर आप पेशेंट को कहें कि जितनी अर्ली रिकवरी, एक पेशेंट है मेरे पास बहुत सारे आते हैं, डॉक्टर साहब हम कंप्यूटर वर्कर हैं, हम IT से कनेक्टेड हैं, हम बैंकर हैं, वी कैन नॉट टेक ऑफ, हम छुट्टी नहीं ले सकते, तो सिर्फ 2 घंटे से 3 घंटे की रिकवरी होती है। ओके, प्रोसीजर टाइम टोटल 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स के अंदर फॉरएवर आपके ग्लासेस ऑफ हो जाते हैं और जस्ट 2.5 से 3 आवर्स की रिकवरी एंड दैट्स इट। तो बड़ी आप आसान और एक वो आई एम श्योर कि मेरे भी नॉलेज में ये वाली बात नहीं थी और हमारी तरह बहुत सारे लोगों के नॉलेज में ये बात नहीं होगी। लोगों को जो इतने मोटे मोटे चश्मे लगे होते हैं वो सारी जिंदगी उनके साथ रहते हैं। तो अभी तो बड़ी अच्छी खबर है कि इस तरह के प्रोसीजर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं कि आप एनएच से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और अगर एक पेशेंट कहना कि मेरे पास रिकवरी के लिए डॉक्टर साहब हम 2 दिन का रेस्ट नहीं कर सकते, हम 7 दिन रेस्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टेक प्रिकॉशंस, यही तासर होता है, तो उनके लिए ये है कि इट्स जस्ट 2 आवर्स रिकवरी टाइम। 2 घंटे पेशेंट ने जाना है, 1-8 घंटे रेस्ट करने के बाद सो जाना है, एंड द मोमेंट ही इज गोना वेक अप ही इज जस्ट परफेक्ट एंड ही वोंट never ever is going to be needed any kind of classes। ठीक है डॉक्टर साहब, चूंकि कॉलर्स का भी सिलसिला हमारे साथ साथ है और नंबर चल रहे हैं न्यू के टेलीविजन स्ट्रीम में, तो कुछ हम सवाल जो है हमारी ऑडियंस के भी शामिल करेंगे। साकिब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग साकिब, क्या पूछेंगे? जी वालेकुम सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग। मेरा ये क्वेश्चन था डॉक्टर साहब से कि मेरी आंखों से पानी बहुत ज्यादा आता है, आंखों की उल्टियां हल्के पड़ चुकी हैं और जैसे खारिश की होती है, वो ये प्रॉब्लम चल रही है मेरी आंखों के साथ, रेड हो जाती हैं। ठीक है साकिब बच्ची, आपको प्रॉब्ली इन्वायरमेंटल एलर्जी है जिसकी वजह से आपकी आंख इन्वायरमेंट से जब रिएक्ट करती है तो रिएक्ट करने के बाद उसमें खारिश, पानी, जलन, रेडनेस, तो इसके लिए खास एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स होते हैं जो दिए जाते हैं, और उन एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स के साथ साथ पेशेंट एक बेहतर एक दफ़ा अपने ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो आपके नज़दीक है उनको एक दफ़ा दिखा लें। और जहाँ तक डार्क सर्कल्स का ताल्लुक है, डार्क सर्कल्स में 3 से 4 चीज़ें होती हैं। ओवरवर्क बेसिकली क्या होता है, यहाँ फैट होता है आँख के नीचे, वो फैट एब्जॉर्ब हो जाता है और आँखें धंस जाती हैं, ठीक, और उस धंसने की वजह से एक जो आपकी इंफीरियर ऑर्बिटल रिम यानी कि एक आपकी हड्डी, वो उसका मार्जिन नजर आना शुरू हो जाता है और आंख की नीचे वाली स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, यानी कि उसको काली हो जाती है। उसमें एक तरीका तो ये है कि आप अपनी नींद और इस चीज़ों को, ये कन्वेंशनल वे है, नींद को बेहतर करें, सुबह जब आपके कमरे में लाइट ना जाए, रात सोने से पहले स्लीपिंग गॉगल्स पहन लें, इस तरह। दूसरा एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है कि आप थोड़ी सी फैट इसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं हम, जिसके साथ आंख का ये जो सैकिंग डाउन हुआ होता है काम, वो वापस अपनी जगह पे लिड मार्जिन जो है ना वो मेंटेन हो जाता है। थर्डली, जिस तरह भी क्योंकि ग्लासेस ऑफ करने का टॉपिक था, अगर ग्लासेस का मार्जिन भी आंख के साथ लगे तो उसके साथ भी हाइपर पिगमेंटेशन विद टाइम पेशेंट्स को हो जाती है। दोज हु आर वेयरिंग ग्लासेस दे नो दिस थिंग कि इन्फीरियर उनकी जो स्किन है वो थोड़ी सी हाइपर पिगमेंटेड होती है, तो ग्लासेस जो अगर वो ना हो तो उसके साथ भी, जैसे हम ग्लासेस ऑफ करते हैं पेशेंट्स के, तो विद इन अ ईयर टाइम पेशेंट के ये पिगमेंटेशन वैसे ही खत्म हो जाते हैं बगैर किसी ट्रीटमेंट। ठीक है, चूंकि हम एनएक्स निजात के हवाले से बातें कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं कि कोई भी नंबर हो और किसी भी एज में तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएंगे कि 2 ही ऑप्शन हमारे पास हैं जब हम अपनी कमजोर नजर की बेहतरी की तरफ जाते हैं, और कॉन्टैक्ट लेंस का या तो इस्तेमाल किया जाता है या फिर ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों में से बेहतर कौन है? देखिए नबिया, जिस तरह आपने कहा किसी भी एज से मुराद ये है कि सपोज पहले मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि आपने कहा है कि किसी भी एज, एक बच्चा 4 साल या 7 साल या 8 साल की उम्र है, तो 8 साल की लेके 17 साल तक जो है उसको हम उसकी लेजर नहीं कर सकते, 8 to 17 years तक नहीं कर सकते। Yes, we have to wait till 17। हाँ, एक स्पेशल कंडीशन है, अगर पेशेंट की एक आंख कमजोर है, बच्चा है, उसकी एक आंख का नंबर 6 या 5 या 4 या 3 बहुत ज्यादा है और इधर 0 नंबर है, वो बच्चा ऐनक नहीं लगाएगा क्योंकि उसका एक तरफ से उसको नजर बिल्कुल ठीक आ रहा है, और विद टाइम उसकी कमजोर आंख कमजोर से कमजोर तर होते होते बिल्कुल कमजोर हो जाएगी, उसको हम अपनी जुबान में एम्ब्लायोपिया कहते हैं। अच्छा। ठीक है जी, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये करते हैं कि अगर 17 साल से उम्र कम भी है तो एक आंख को हम ट्रीट कर देते हैं, एक आंख की ट्रीटमेंट कर देते हैं एम्ब्लायोपिया को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। तो ये एक ब्रैकेट है
दूसरे नंबर पे आपने जो क्वेश्चन किया कि जी डॉक्टर साहब आप यानी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उन माओं के लिए कि जी वो कहते हैं कि जी हमारी बच्चे को, क्योंकि उनको फिर ये होता है कि अगर ग्लासेस नहीं लगाते तो एम्ब्लायबो को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस दे दिया जाता है कि एक आंख में कॉन्टैक्ट लेंस लगा लें। बच्चों की भी किस एज से लगा सकते हैं? अगर एक बच्चा पैदाइशी मोतिये के साथ पैदा हुआ है, ओके, एक आंख में मोतिया है, एक आंख बिल्कुल ठीक है, जिस आंख में मोतिया जेनेटिकली ट्रांसफर होता है? यस, जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। मदर ने कोई ऐसी डिजीज या मदर ने कोई ऐसी मेडिसिन खाई जिसकी वजह से पैदाइशी मोतिया हो गया। बहुत सारे पेशेंट्स हैं यहाँ पर, आप मतलब एक बच्चा पैदा हुआ है उसकी एक आंख में मोतिया, हमने उसकी एक आंख की सर्जरी कर दी। अब उसकी सर्जरी के बाद उसकी एक आंख में हम लेंस नहीं डालते पैदाइशी तौर पे, तो उसको 20 नंबर की ऐनक लगेगी एक आंख में, और इधर है 0 नंबर। ठीक, अब ये आंख बिल्कुल ठीक है और जिस आंख के ऊपर 20 नंबर की ऐनक लगी हुई है तो ये पॉसिबल ही नहीं कि बच्चा उसको एक्सेप्ट करे, उसका माइंड ही नहीं एक्सेप्ट करेगा। ऐसी कंडीशन में हम कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं या उसकी आंख में लेंस डाल देते हैं, परमानेंट लेंस। यस, परमानेंट लेंस जो मोती के ऑपरेशन के बाद डाला जाता है। अगर डॉक्टर साहबान अक्सर इस बात पे डिबेट कर, ये बच्चे की अर्ली स्टेज में भी हो सकते हैं, आप बता रहे हैं। और अगर हम नहीं डालते लेंस तो फिर हमें कॉन्टैक्ट लेंस उसकी बच्चे की आंख में, लेकिन उसके साथ उसके अपने बड़े इफेक्ट्स हैं जिसमें बच्चा छोटा अपनी हाथ के साथ उसको गिरा सकता है, उसको कंटेमिनेट कर सकता है, उसको इन्फेक्शन कर सकता है। तो इसमें इसके अपने भी हैजर्ड्स हैं कॉन्टैक्ट लेंस के। हाँ, अब ये बात ये है कि अगर बच्चा उस वक्त आप इसकी लेजर नहीं कर सकते जो आप ऐनक उतारने वाली, क्योंकि वो बड़ी छोटी उम्र है। बट अगर बच्चे की उम्र 7 साल या इससे ज्यादा की है और उसकी एक आंख कमजोर है और एक आंख में नंबर 3 से ज्यादा है, क्योंकि 2.5 नंबर तक दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा। अगर एक तरफ 2.5 नंबर है और एक तरफ 0 है और आप उसको ऐनक देते हैं तो वो माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, इससे ज्यादा नंबर होता जाएगा तो वो माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, तो उसको हम लेजर करके उन आंखों को ठीक कर देते हैं। लिहाजा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन बच्चों को भी एग्जामिन करके, और उसका तरीका क्या होता है, बच्चे को आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे की आंख कमजोर है? अब बीइंग अ पेरेंट, मतलब मेरा बच्चा है वो खेल रहा है, मैं उसको ना टेस्ट करवाऊंगा, बच्चा बता भी नहीं सकता। उसमें होता है कि बच्चे की एक आंख टेढ़ी हो जाती है। ओके, बच्चा बायनॉकुलर सिंगल विजन, दोनों आंखों से सीधा देखने की बजाय एक आंख उसकी थोड़ी सी अंदर जाना शुरू हो जाएगी या बाहर जाना शुरू हो जाएगी। जब यानी कि वो जब उसकी अलाइनमेंट आउट होगी तो इसका मतलब ये है कि उसकी आंख से उसको नजर स्क्विंट कहते हैं क्या? एग्जैक्टली, उसको स्क्विंटिंग, वो स्क्विंट करना शुरू कर देगी, टेढ़ी होना शुरू हो जाएगी, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। और जितना अर्ली हम लोग डॉक्टर से इस टाइम पे करना चाहिए। ये बड़ा पब्लिक मैसेज है। 7 साल से 10 साल की उम्र तक अगर बच्चे की नजर कमजोर है और उसको चेक ना किया गया तो उसकी वो कमजोर एक आंख सारी उम्र के लिए कमजोर रह सकती है। ओके, और उसको एम्ब्लायोपिया कहते हैं और उसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन हो जाती है। नहीं ऐसा उसमें तो कोई सिर्फ कंसल्टेशन देनी है आपने और ग्लासेस अगर सपोज अगर लगते हैं पेशेंट को। डॉक्टर साहब हमें थोड़ा सा क्रेटोकोनस के बारे में जरा अगर आप। ओह यस, क्रेटोकोनस, नबिया दैट्स गुड, आपने क्रेटोकोनस याद कैसे किया ना? इट्स अ वेरी टेक्निकल टर्म द क्रेटोकोनस। ये वैसे वाइवा का क्वेश्चन है ये। डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी में सब आ जाता है जी। क्रेटोकोनस इज अ डिजीज इन विच आपकी जो आंख की बाहर वाली सरफेस है, सतह है, वो तब्दील हो जाती है। तब्दील से मुराद ये कि कमजोर होके वो बल्ज आउट, कोन आउट करना शुरू हो जाती है। उसको हम अपनी जुबान में क्रेटोकोनस कहते हैं। एस्टिग्मेटिज्म उसका बहुत ज्यादा हो जाता है और कॉर्निया की थिकनेस कम हो जाती है। कॉर्निया की थिकनेस होती है 500, 550, 650 माइक्रोमीटर। अगर 250, 300, 350 के करीब जाना शुरू, यानी कि 400 से कम होना शुरू हो जाए और उसका सिलेंडर का नंबर हो, एक्सिस का नंबर हो और एक एब्डोमिनल एक्सिस पे हो, तो हम सबसे पहला शक यही करते हैं कि इस पेशेंट को क्रेटोकोनस है। ठीक है जी, इसको ये एक डिजीज है जो पोटेंशियली ब्लाइंडिंग डिजीज है। इसको आम ज़बान में भी यही कहते हैं। हाँ, नॉर्मली भी जब डायग्नोसिस के बाद की जिस अगर इसको डायग्नोज ना किया जाए वक्त के ऊपर तो ये आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करते करते आंख जाया भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब एक कॉलर हैं, शाकिर ने हमें कॉल किया, उनका सवाल भी शामिल करे थे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शाकिर, क्या पूछेंगे आप? जी मैं टेलरिंग का काम करता हूँ और मुझे यहाँ नजदीक की नजर मेरी नहीं पड़ती, धागा नजर नहीं आता मुझे। ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ पूछेंगे? हाँ, दिस इज प्रेसबायोपिया वो तमाम अफराद जिनकी उम्र 40 साल को क्रॉस कर जाती है और उनको पैदाइशी कभी चश्मा ना लगा हो तो 40 साल के बाद हर इंसान को नजदीक देखने का चश्मा लगाया जाता है। इसे कहते हैं तो
40 की ब्रैकेट के करीब जा रहे हैं वो जरा जो 40 के ब्रैकेट के करीब जा रहे हैं और उनको सर में दर्द ज्यादा होना शुरू हो गया। ठीक है डॉक्टर, हमें तो बहुत टाइम है, अभी बहुत साल पड़े हैं, 20-25 साल पड़े हैं 40 की ब्रैकेट के करीब जाने में, लेकिन चूंकि हम एनएक्स से निजात की बात करें तो यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि किस तरह से अगर आप अपने 30s में जब एंटर होते हैं तो हम हमारी नजर कमजोर ना हो, हमें उसका भी तो ख्याल रखना चाहिए, हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए। दिस इज वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड you can say anti-aging technique। उसमें देखिए मैं एक फैक्टर है जो आप इसको जहन में रखें कि at 40 everybody is going to have this pressed biopic shift। Second is you increase the diet, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड ऑन कर लें। ठीक है, डाइट के अंदर हमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड कैरेट्स इज लाइक ये जो अम्माएं हमेशा से कहती रहती हैं कि गाजर खाओ, आंखें जो है वो नजर तेज होगी, कभी कमजोर नहीं होगी, तो यानी कि अम्माओं की बातें ठीक है, हर बात अम्मा की गलत नहीं होती। डॉक्टर साहब ब्रेक पर जाना हमें पड़े, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं और आपकी कॉल्स भी शामिल करने का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं एंड डॉक्टर अली ज़ैन इज़ हियर। और आंखों के मसाइल पर और ख़ासकर एनएक्स जो है वो अब कैसे आप लोग उतार सकते हैं, ऐसा किस इस तरह से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, आज हम इस पर बात करें। और आपकी कॉल शामिल करने का भी जनाब सिलसिला जारी है। नंबर टेलीविजन स्क्रीन से आप नोट करें और आवाज़ जो है टीवी की बंद करके फ़ोन पे कॉन्सेंट्रेट करके अपना सवाल पूछेगा, वरना कॉल आपकी ड्रॉप हो जाएगी। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों को जो मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, माएँ बड़ी कंसर्न उस पर होती हैं। देखिए जी, ये पहले आप शुक्र अदा करें कि अगर बच्चे को पैदाइशी तौर या थोड़ी देर के बाद पता चल जाए कि आपके उसको ऐनक किसी एक ख़ास एज पर, तो आपने उसको ऐनक देनी ही देनी है उसकी नज़र को डेवलप करने के लिए। जो बच्चे जिनको प्लस का नंबर ज़्यादा लगा, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी आंखें सीधी नहीं होंगी, एक आंख या दोनों आंखों में कमज़ोरी होगी, एक तो आपने उसको पता कर लिया, एक खास उम्र 7 साल, 3 साल, 4 साल की उम्र से लेकर 17 साल तक आपने उसकी जर्नी ग्लासेस के साथ ही मेंटेन करनी है। दरमियान में बच्चे कॉन्टैक्ट लेंस और ये चीजें कहते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस 16 साल के बाद कॉन्टैक्ट लेंस की एहतियात नहीं बता दें, क्योंकि हम लोग जरा बड़ा केयरलेस रवैया हमारा रहता है। तो उसका जो है कॉन्टैक्ट लेंस जो है उसका सोल्यूशन, ठीक है, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। उसका सोल्यूशन को हमें बदलना होगा एक खास टाइम पे। फिर एक कॉन्टैक्ट लेंस डेली वेयर होते हैं, आपने इस्तेमाल किए और फेंक दिए। फिर कुछ एक्सटेंडेड वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, फिर गैस परमिएबल और मल्टीपल टाइप्स होती हैं। उसमें कॉन्टैक्ट लेंस की क्लीनिंग, अपने हाथ की क्लीनिंग। देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस का मतलब ये कि आप अपनी आंख में एक लिफाफा, एक फॉरेन बॉडी जो आंख के अंदर एंटर कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ से आपने अप्लाई कैसे करना है, अपने हाथ से लगाना है, तो आपका हाथ बहुत क्लीन होना चाहिए। आपके हाथ के ऊपर कोई बैक्टीरिया, कोई ऐसी चीज़, उसका बेस्ट तरीका होता है कि अपने हाथ को बड़े थॉरली अच्छे तरीके से डिटॉल या सेफगार्ड सम मेडिकेटेड सोप के साथ साफ करने के बाद आपको उसको हवा में आपने खुश करना है, किसी टॉवल के साथ नहीं खुश करना। पीपल क्लीन इट विद टैप वाटर। नहीं, उसके बाद देखिए, यू हैव टू वॉश। टैप वाटर इज किलिंग फॉर कॉन्टैक्ट लेंस। टैप वाटर से कॉन्टैक्ट लेंस को नहीं लगाना, किसी सूरत भी टच नहीं करना, बिकॉज टैप वाटर के अंदर कैंथमीबा, एक खास ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है, और अगर वो उसके साथ कॉन्टैक्ट लेंस के साथ आंख में चला जाए तो उसकी कैपेसिटी होती है कि वो आंख के अंदर बगैर जख्म के दाखिल हो सके। तो बहुत ही मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास आई रिसीव पेशेंट्स, यंग फीमेल ब्राइड्स, बेचारी शादी होती है एक, और वलीमे वाले दिन उसकी आंख मतलब जाया होने के करीब हुई होती है, बिकॉज वो सारी की सारी जो है उसमें इन्फेक्शन होती है। डॉक्टर साहब को कॉलर हैं इरम, उनसे जरा उनका भी सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर मज़ीद गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इरम, क्या पूछेंगे? गुड मॉर्निंग। अभी आपसे फरमाया था कि टीवी की आवाज से आपने नहीं सुनना, वरना आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। जल्दी से सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, और आज से मेरा ये सवाल था कि मेरी बच्ची की उम्र है 7 साल, ठीक है, तो उसको ना हर वक्त चक्कर आते रहते हैं ये 3-4 माह से, और उसके सर में शदीद दर्द रहता है, और आया ये इसकी नजर का मसला या कोई और प्रॉब्लम है इसकी? थैंक यू। देखिए जी, जो नज़र का मामला है वो आपको एक स्पेसिफिक चार्ट के जरिए हमें चेक करना होगा कि आया उसकी नज़र कमज़ोर है कि नहीं। उसके साथ चक्कर तो नहीं आएंगे? जी, चक्कर जो है उसके साथ एज सच डायरेक्ट कोई इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन बैलेंस
जो है आंख बैलेंस मेंटेन करती है, इसमें कोई शक नहीं है। कानों के साथ साथ आपकी आंखें, ये दोनों चीज़ों को, ये प्रोप्रियोसेप्टर्स एक खास किस्म के इसमें सेल्स होते हैं जिस जो बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो चक्कर आंख की वजह से भी आ सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि उसको चेक करवाएं, आप उसकी नज़र चेक करवाएं, ठीक है। सर में दर्द डेफिनेटली आंख की वजह से हो सकती है, और साथ को चक्कर आ रहे हैं तो मे बी इट माइट बी कनेक्टेड, तो ये चीज़ कनेक्ट मतलब रिलेटेड है। जिस सर दर्द को आप चाय पी के ठीक करने की कोशिश करते हैं, उससे बेहतर है कि टाइमली डॉक्टर के पास चेक चले करवा जाएं। के उसकी नज़र चेक होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा मसला है, बड़ा कॉमन है, ख़वातीन में भी है, मर्दों में भी, और आजकल तो बच्चों में भी है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि स्कूल्स भी आपको पता है कि ऑफ है, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हैं, ऑन एंड ऑफ सिलसिला चल रहा है। बच्चे अपनी एक्टिविटी यूजली गैजेट्स पर किल कर रहे हैं, स्लीप टाइम जो है वो रात को नहीं हो रहा, मॉर्निंग टाइम में हो रहा है, तो डार्क सर्कल्स ऐसे में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब ये हर एज ग्रुप के लोगों के बढ़े हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल सबका थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। तो इससे क्या जान छुड़ाई जा सकती है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है। एस्थेटिक्स जो है सारी की सारी इस वक्त डार्क सर्कल्स की गिर्द ही घूम रही है। जिस तरह मैंने आपको पहले थोड़ा सा मेंशन किया था, बिकॉज ऑफ फैट, उसकी पीछे जो आंख के पीछे या स्लिट के नीचे फैट होता है, उसकी कमी की वजह से यानी कि आंखें धंस जाती हैं और वो स्किन स्लाइटली उसका कलर चेंज हो जाता है। तो एक तो ये कि उसको फैट को रिप्लेस, ये एक ट्रीटमेंट है जिसमें आप उसको, लेकिन ये एक बड़ा एग्रेसिव और बड़ा जिसे कहते हैं लास्ट रिजॉर्ट होता है। उससे पहले ये है कि पेशेंट को स्लीपिंग पैटर्न्स को ही बेहतर करने के लिए स्लीपिंग गॉगल्स और ख़ास किस्म के हमारे पास डीपिगमेंटेशन करने के लिए एक ऑइंटमेंट्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं, जो पेशेंट से कहते हैं आप अप्लाई करके स्लीपिंग गॉगल्स पहन के सोएं। उसमें स्लीपिंग गॉगल्स विद ऑइंटमेंट जिसके आपने आंखों के नीचे लगा के रात सोने से पहले आप वो लगाएं, तो उसके साथ वी हैव सीन कि उसमें बेहतरी आती है। और जिस तरह मैं टॉपिक उसके साथ ही ग्लासेस इटसेल्फ कैन कॉज डार्क सर्कल्स। आप देखिए तो कुछ लोग कहते हैं कि हम जो अपना स्लीप टाइम में पूरा करते हैं और फिर उसके बावजूद भी डार्क सर्कल्स हैं और वो नहीं जाते हैं, सो वो क्या रीज़न है? जी, उसमें फिर यही है कि आप, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब सुबह इंसान अर्ली मॉर्निंग उठता है तो उसकी डायरेक्ट सनलाइट जी उसके कमरे में या कोई ऐसी जगह मतलब वो ना हो कि, होता क्या है कि इंसान सोया होता है लेकिन उसके मसल्स और उसकी आंखें लाइट की वजह से इन रिफ्लेक्सली वो क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज, उसकी वजह से भी हाइपरपिगमेंटेशन है। लोग कहते हैं कि जी हम सोते बहुत अच्छा है, सुबह 11 बजे उठते हैं। हाँ। वो 11 बजे उठते हैं, पर्दे सारे ऊपर होते हैं, 8:30-9 बजे से आंख के अंदर मतलब वो आपकी जारी रोशनी जा रही होती है। तो इसका एक ध्यान रखें कि स्लीप जो है शुड बी वेरी साउंड, डिस्टर्बेंस के बगैर, ठीक है जी। एंड देन जिस समय आपको बताया कि डीपिगमेंटेशन को कम करने के लिए डीपिगमेंटेशन वाली ऑइंटमेंट्स होती हैं जो आप अप्लाई करके और उसके ऊपर स्लीपिंग गॉगल्स पहन के, ये तरीका जो है इट एक्चुअली वर्क्स। और लास्ट रिजॉर्ट होता है कि वी एक्चुअली डू फैट इंजेक्शंस, और उस फैट इंजेक्शंस के साथ इसको थोड़ा सा हम इसको लिड को थोड़ा सा लिफ्ट अप कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई और मतलब लास्ट ऑप्शन के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यूजुअली जब सुबह सुबह उठते हैं और ऑफिस वर्क के लिए बहुत सारे लोगों ने जाना होता है, या जब यूनिवर्सिटी का टाइम होता है तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी जरा थोड़ा सा आपको पता है कि अपनी खूबसूरती का बड़ा ख्याल रखते हैं, रखना भी चाहिए। अच्छा, ये जो सुबह सुबह आई पफिनेस यूजुअली अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा हो जाती है और वो दिन के काफी एक हिस्से तक रहती है, उसके बाद दे गेट नॉर्मल। सो ये इसका रीजन क्या है, हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट? ये देखिए, आई पफिनेस और इंफीरियर लिड मार्जिन की नीचे वाली, ये अगर तो रेगुलरली हो रही है तो इसमें आपकी किडनीज जो आपके गुर्दे हैं, आपको इसको मेक श्योर करना है कि आपके वो किडनीज ठीक काम कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। पता नहीं होता किडनीज के अंदर, यंग पेशेंट्स के अंदर भी किडनीज की ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके साथ आपकी आंखें सूजी होती हैं, सुबह उठती हैं आंखें बहुत ज़्यादा सूजी होती हैं, एट द डे पासेस वो थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती हैं। ये जो बात है इसमें आपको किडनीज अपनी कंफर्म करनी है कि योर किडनीज आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। अगर वो ठीक काम कर रही हैं तो उसके बाद फिर सेकेंडरी फैक्टर्स, लेकिन जो डेंजर साइन है इसके अंदर, बिकॉज इट्स अ डेंजर साइन, यू वेक अप इन द मॉर्निंग योर आईज आर सो मच पफी और दिन के किसी हिस्से में जाके कम हो जाएंगी, तो डेंजर साइन इज किडनीज, गेट योरसेल्फ कंफर्म दैट योर किडनीज आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आंखों में जो है स्वेलिंग की तो हमने बात की है थोड़ी सी, लेकिन जो ये रेडनेस आ जाती है अक्सर लोगों को, वो किस वजह से आ जाती है? और खारिश का हो जाना, इचिंग महसूस होना, इट्स वेरी नॉर्मल एंड वेरी कॉमन। रेड आई के आई कैन गिव यू 14, 15, 20 कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज होते हैं रेड आई के। उसमें जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, हमने उन कॉजेज को ज्यादा हाईलाइट करना है जो डेंजर कॉजेज होते हैं, जो डेंजर। ये डेंजर नहीं है, डेंजर बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, रेड आई इज अ डेंजर साइन। ओके। लेकिन
रेड आई के आगे से बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं, 14-15 कंडीशंस हैं जिसके अंदर रेड आइज हो सकती हैं। उन 14-15 में से 7-8 ऐसी हैं जो डेंजर साइंस हैं, जो बहुत खतरनाक बीमारी है जिनके साथ रेड आई होती है, और बाकी ऐसे हैं कि जो आम इंफेक्शन हो गई या कुछ। तो देखिए इसमें रेड आई इज अ कंडीशन जिसमें आपको डॉक्टर को लाजमी दिखाना है। ठीक है, उसमें मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि घर में बैठ के देसी टोटके कोई ऐसी चीजें इस्तेमाल करें, सिर्फ गाजरी खाते रहें और अर्के गुलाब का इस्तेमाल करते रहें, बहुत कॉमन है। उसमें ये होता है कि एट टाइम्स फिर एक टाइम रहता है कि पेशेंट्स को ब्लाइंडली स्टीरॉइड्स दे दिए जाते हैं, स्टीरॉइड्स टॉपिकल आंख में डालने के लिए रेड आई के लिए। अब क्या होता है, पेशेंट को कहीं से मेडिकल स्टोर से कहीं से वो स्टीरॉइड मिल गए, द मोमेंट उसको रेड आई हुई उसने ड्रॉप्स डाले और वो अपना काम करता रहा, फिर रेड आई उसने ड्रॉप्स डाले, काम एक स्टेज आएगी उसकी आंख में उस ड्रॉप्स के साथ स्टीरॉइड्स डालने के साथ काला मोतिया हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आया, वो वीकेसी की एक खास कंडीशन होती है जिसमें पैदाइशी तौर पे 7-8 साल की उम्र में आंखें लाल हो जाती हैं। उस पेशेंट को उस ट्रीटमेंट के लिए कहीं से एक ड्रॉप्स मिले, उससे मुझे दिखाया सर ये बहुत अच्छे ड्रॉप है, मैं डालता हूँ मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। अगर इस तरह की सिचुएशन कोई होती है तो बजाय कि मैंने जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बोला ना कि घर की टोटकास्ट करने की बजाय आपको अपने जो है वो किसी डॉक्टर के पास, एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए ताकि जो बीमारी है वो ज्यादा ना बढ़े। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। इसके साथ ही जाना पड़ेंगे छोटी सी ब्रेक के जाने और किचन में मौजूद हैं इस वक्त अनम शेफ जो बड़े जबरदस्त फ्रूट्स कटिंग किए रखे हुए हैं, तो जानेंगे उनसे कि आज वो क्या बना रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब एंड गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट है और अनंत शेख आज बड़ा जबरदस्त मीठे की रेसिपी शेयर करने वाली हैं जो आप क्विकली घर में बना सकते हैं। बिल्कुल जी, और ये वो मीठा है जो आपके घर में मतलब हर चीज़ अवेलेबल होती है ऑलमोस्ट। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रूह अफ़ज़ा बिस्किट डिज़र्ट। तो सिंपल इसकी रेसिपी है बड़ी। इसके अंदर जो है मैं ये वाले बिस्किट्स ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे बनानास, इसके अंदर जाएंगे एप्पल्स, ग्रेप्स, क्रीम, कंडेंस मिल्क एंड ऑरेंज जूस। ठीक है, फ्रूट्स भी जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये आपने इसके अंदर डिप करना है ऐसे करके और अपनी इसको तोड़ फोड़ नहीं करनी, तोड़ फोड़ बिल्कुल भी नहीं करनी। ओके, तो ये ऑरेंज जूस में हमने डिप करना है, बिल्कुल ऑरेंज जूस में इसको डिप करना है। अच्छा, जूस की जो ऑप्शन है आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप जो भी करना चाहे वो आप कर सकते हैं। जूस में डिप करने से क्या है? जूस में डिप करने से एक तो जरा उसके अंदर एक फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आ जाएगा और थोड़ा सा जो ये बिस्किट है इसका टेक्सचर जो है ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्रीम है तकरीबन 4 पैकेट के करीब, ये डालेंगे अपने एक बाउल के अंदर और उसके बाद साथ ही हम इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। ठीक है अनम, रूह अफ़ज़ा कब डालेंगे आप? मुझे उसका इंतजार है। बिल्कुल जी, ये कंडेंस मिल्क जाएगा और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब कंडेंस मिल्क जाएगा। उसके बाद हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है रूह अफ़ज़ा। जैसे कि आपको पता है रूह अफ़ज़ा जो सब्जियों और फल के अर्क से बना हुआ है, तो इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून रूह अफ़ज़ा। ठीक है जी, उसके बाद हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। अच्छा, क्योंकि हमने रूह अफ़ज़ा टाइम हमारे पास कम है तो हम जरा क्विकली करते हैं। बिल्कुल, ये साथ ही इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे सारे हमारे फ्रूट्स। एप्पल चले जाएंगे इसके अंदर, इसमें बनाना चला जाएगा। डबल लेयर कर लें बिस्किट की जी, जैसे आपको लगता है सही वैसे, और साथ में इसके अंदर ग्रेप्स चले जाएंगे। ठीक है। और ये आपने जो है बिल्कुल इसको चिल करना है जबरदस्त। जैसे ही बिस्किट की लेयर आप लगा लेंगी तो उसके ऊपर जो है मैं इसको, क्योंकि टाइम कम है तो हम थोड़ा सा ऊपर से भी इसको कर लेते हैं। थोड़े से आपने बिस्किट्स बस बचा लेने हैं और ये जो है इस चैलेंज पर जाएगी। ओह ठीक है जी, नाइस। ये इसके अंदर चली गई और आपने इसको फ्रिज में रखना है, फुल चिल करना है। 3-4 घंटे लगाकर जरा करें इसको फ्रिज, ठीक है, अच्छा सा करें। अनम बिस्किट का क्या करना है? इसके ऊपर आप जो है थोड़े थोड़े क्रम्बल करके डाल दें। अच्छा ठीक है, तोड़ के थोड़े थोड़े से। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ साथ में। ठीक है।